हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इस एमसीक्यू वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने वीडियो को अपलोड किया हुआ है। उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिए ताकि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के बारे में हो जाए और आप इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट when demand of foreign currency decreases whereas its supply remains constant। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखना चाहिए। तो डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी का देख रहे हैं और y एक्सिस पे है रेट। तो हमारे पास कर्व है, ये है हमारा डिमांड कर्व dd और ये है हमारा सप्लाई कर्व ss। जहां पे दोनों जो कर्व्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है वो आ रहा है $1 इज इक्वल टू ₹60। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहा उन्होंने, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि अगर डिमांड फॉरेन करेंसी का डिक्रीज हो रहा है और अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो होगा वो लेफ्टवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। डिक्रीज के टाइम पे लेफ्टवर्ड और इंक्रीज के टाइम पे राइटवर्ड। और सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो रेट जो होगा वो फॉल कर जाएगा और पहले जो रेट $1.60 के बराबर था अब वो रेट $1.50 के बराबर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट कर रही है और फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। अब हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखना क्या होगा, क्या डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, नो दिस इज इनकरेक्ट। क्या फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, नो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यस ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो पहले 60 रुपीज के अकॉर्डिंगली $1 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 50 रुपीज पे मिल रहा है। और नो चेंज इन द एक्सचेंज रेट तो बिल्कुल भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हेन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस वेयर इट्स सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या हो गया, अब इस केस में क्या होगा, वही वाला पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करता हूं। तो पहले जो डिमांड है और सप्लाई है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो मान लो $1 उस टाइम कितने का था, 60 रुपीज का था, ये इक्विलिब्रियम रेट पे। तो ये डिमांड कर्व है और ये वाली सप्लाई कर्व है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। अब जो डिमांड इंक्रीज हुई है तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगी और राइटवर्ड साइड में शिफ्ट होगी तो नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस पॉइंट पे बन जाएगा E1। अब इसमें क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा है। तो पहले $1.60 का था तो अब $1 कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। और जब $1.70 का होगा इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। फिर से रिपीट करो, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वेयर इज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बिल्कुल सही है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नहीं, ये नहीं है क्योंकि ये डेप्रिशिएट कर रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी ये भी गलत है और नो चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट ये भी गलत है। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस वेयर एज इट्स डिमांड रिमेन कांस्टेंट। अब सप्लाई इंक्रीज हो रही है बट डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। उसको भी इस डायग्राम से समझते हैं। तो पहले तो इंटरसेक्ट कर देते हैं, सप्लाई और डिमांड कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे $1 किसके बराबर है, 60 रुपीज के बराबर है। तो ये हमारी सप्लाई कर्व होगी और ये हमारी डिमांड कर्व होगी। अब इसमें क्या कहा उन्होंने, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। अब सप्लाई कर्व के बेसिस पे हमने देखना है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब डिमांड कांस्टेंट है तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे बन जाएगा और इससे जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेट डिक्रीज हो रहा है तो $1 अब कितने का मिलेगा, 50 रुपीज का मिलेगा। अब ये $50 रुपीज का जो $1 मिल रहा है इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इंडियन करेंसी है वो अप्रिशिएट की है बट जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हुआ है, डेप्रिशिएट की है। बिकॉज पहले फॉरेन करेंसी हमें 60 में मिल रही थी, अब फॉरेन करेंसी हमें 50 रुपीज में मिल रही है। तो दिस लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
what happens to the foreign exchange rate when supply of foreign currency decreases whereas its demand remain constant? अब इस केस में क्या कर दिया, अब इस केस में सप्लाई को कम कर दिया, तो पहले इंटरसेक्ट कर लो, ये पॉइंट आ गया, $1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ₹60। अब सप्लाई डिक्रीज हो रही है, ये सप्लाई कब है हमारी, डिक्रीज हुई है तो ये लेफ्टवर्ड साइड पे जाएगी, और लेफ्टवर्ड साइड पे जाएगी तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम बनेगा, बिकॉज डिमांड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और रेट इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो अब $1 कितने का मिलेगा, 70 रुपीज का। अगर $1.70 का मिलेगा, ये डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का और एप्रिसिएशन है ये फॉरेन करेंसी का। तो इसमें ऑप्शन क्या दी है, ए डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बिल्कुल सही है, बी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नो ये गलत है, सी एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू फॉल, ये गलत है, बिकॉज जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो हमारे एक्सपोर्ट क्या करेंगे, राइज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन बता देता हूं क्या है, $1 पहले अगर 60 का मिल रहा है और अब $1 70 रुपीज का मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट कर गया, और डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करता है ना कि फॉल करता है। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट, इन केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज। अब ये जो एप्रिसिएशन है ये क्या है, पहले $1 मिल रहा है ₹60 का, और अब $1 हो गया ₹50 का। अब इसमें कह रहे हैं कि डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिशिएट होने के बाद जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेंगे, ये भी गलत है, मतलब इंटरचेंज हो गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं राइज कर देता हूँ ये ठीक होता, और यहाँ पे फॉल कर देता है ये भी ठीक होता। अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। अब एक चीज देखो, मान लो सपोज हमारी करेंसी जो है वो पहले डेप्रिशिएट कर रही है, और डेप्रिशिएट करने के टाइम पे $1 पहले 60 था, अब कितना हो गया, अब 70 का हो गया। अब अगर फॉरेनर कोई भी आएगा इंडिया में कोई सामान खरीदने, पहले उसको $1 के बदले 60 रुपए मिल रहे थे, 60 रुपए का सामान लेके जा रहा था, अब $1 के बदले कितने का लेके जा सकता है, वो 70 रुपीज का। तो ऑब्वियसली बात है फॉरेनर्स ज्यादा आएंगे इंडिया में गुड्स परचेज करने के लिए, तो एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज होंगे, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। अब सेकंड वाले केस में क्या था, इन केस ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन के केस में अगर फॉरेनर इंडिया में आता, पहले आ रहा था 60 रुपीज लेके जा रहा था, अब आ रहा है 50 का सामान लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, वो इंडिया से सामान हम परचेज नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा तो हमारे एक्सपोर्ट क्या करेंगे, फॉल करेंगे। दैट इज वाई जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट विच इज डिटर्मिन्ड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और द रेट विच इज डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये भी सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 7th क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज ए इक्विलिब्रियम रेट, बी एक्सचेंज रेट, सी डिस्काउंट रेट, डी इंटरेस्ट रेट। इसका आंसर है एक्सचेंज रेट, बहुत ही इजी सा आंसर है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट क्या कहेंगे, हम एक्सचेंज रेट कहेंगे। 8th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट। हमने देखना कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। Now supply curve of foreign exchange is downward sloping, no. Supply curve upward sloping होता है, तो ये गलत है। Depreciation of domestic currency, value of domestic currency is deliberately reduced by the government, no, ये भी गलत है। तो depreciation का मतलब मार्केट फोर्सेस रिड्यूस कर रही है, मार्केट फोर्सेस की वजह से रिड्यूस हो रहा है, ना कि गवर्नमेंट डेलिबरेटली रिड्यूस कर रही है। Appreciation of domestic currency, government plays no role whatsoever, बिल्कुल सही है। Fixed exchange rate determined by market forces और demand and supply, ये गलत है, बिकॉज fixed exchange rate जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिटरमिन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज एप्रिसिएशन जो है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। 9th क्वेश्चन है, अंडर विच सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन। तो आंसर इज बी, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में गोल्ड को ही कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी माना गया था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू एडजस्टेबल पेग सिस्टम, जिसको ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहा जाता है, इसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। एक, डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड विद यूएस डॉलर, बिल्कुल सही बात है, दुनिया की जितनी भी करेंसीज थी वो यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दी गई थी। देन यूएस डॉलर वाज असाइन्ड गोल्ड वैल्यू एट फिक्स्ड रेट, बिल्कुल सही है। तो इसमें $35 थे 1 आउंस ऑफ गोल्ड के लिए,
देन पैरिटी बिटवीन टू करेंसी वर डिटरमिन्ड बाय क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कंटेन्ड इन देम, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 11th क्वेश्चन देखते हैं। इफ ₹50 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड ऑफ ₹60 अर्लियर, तो इसका क्या मतलब है? पहले क्या था कि $1 पहले मिल रहा था 60 रुपए का, अब $1 कितने का मिल रहा है? 50 रुपए का। अब इसका मतलब तो सिंपल है ना कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट कर गया और जो फॉरेन करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर गया। सो डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन एप्रिशिएटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट होगा। देखिए दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएटेड, ये तो गलत हो गया। डेप्रिसिएशन का मतलब तो ये होता है कि $1 अब 70 का मिलता है। देन रुपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिल इंक्रीज। नो, रुपी वैल्यू क्यों इंक्रीज करेगा इंपोर्ट बिल का? बिकॉज पहले हमें $1 के बदले 60 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब $1 के बदले 50 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो हमें कम पैसा पे करना पड़ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन देखते हैं। इफ 70 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 इंस्टेड ऑफ ₹60 अर्लियर, ये वाला पिछला वाला पॉइंट आ गया आपका। तो अगर $1 पहले ₹60 का था, अब $1 आपको ₹70 का मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा? जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हुई? डेप्रिशिएट हुई, और हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो क्या होगी? एप्रिशिएट होगी। तो इस केस में डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट नहीं हुई, ये गलत है। डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई है? डेप्रिशिएट हुई है। और रुपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिल विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज पहले 60 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो रुपी वैल्यू इंपोर्ट बिल का वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन देखते हैं। डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू, तो डर्टी फ्लोटिंग मैनेज फ्लोटिंग का ही दूसरा नाम है। तो मैनेज फ्लोटिंग आपको पता ही है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ लिंक्ड है, फिक्स के साथ वो लिंक नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। नाउ डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी हाई इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बिल्कुल सही बात है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि $1 मान लो 70 का चल रहा है, अब हम स्पेकुलेट कर लेते हैं कि मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अब डॉलर जो है वो 60 का हो जाएगा या 75 का हो जाएगा, डिपेंड करता है। तो स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है। ऑन अदर साइड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी लो इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब फिक्स में तो पता ही है कि $1 मान लो सपोज 2 ग्राम गोल्ड मान लो सपोज 1 पाउंड के बराबर है, 4 ग्राम गोल्ड एक $1 के बराबर है, वट जो भी है। तो स्पेकुलेशन बहुत कम होगी क्योंकि इसमें फिक्स की हुई है रेट्स। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 15th क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली रिगार्डिंग मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आरबीआई विल सेल इट्स फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द इनिशियल एक्सचेंज रेट। अब हुआ क्या डेप्रिसिएशन में कि $1 मान लो मिल रहा है 60 से, अब कितना का हो गया? $1 70 रुपए का हो गया। दैट मीन हमारी इंडियन मार्केट में जो फॉरेन करेंसी का सप्लाई है वो कम है। इसका मतलब जो डॉलर है अपने फ्रेंड के घर मतलब इंडिया में कम घूमने आ रहा है। तो अब आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को अपनी तिजोरी से कुछ डॉलर्स इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचने पड़ेंगे ताकि हमारा जो इनिशियल एक्सचेंज रेट है वो हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑन दी अदर साइड दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? इन केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आरबीआई विल सेल इट्स फॉरेन करेंसी टू मेंटेन इनिशियल एक्सचेंज रेट, ये गलत है। अगर हमारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट है, दैट मींस पहले से ही मनी सप्लाई जो है वो फॉरेन करेंसी का ज्यादा है, और अगर आरबीआई फिर से सेल कर देगा तो मनी सप्लाई और इंक्रीज हो जाएगा, हमारी करेंसी और एप्रिशिएट हो जाएगी, जो एक्सपोर्टर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, बट एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हार्मफुल है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 ठीक है और स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 16 क्वेश्चन, ये आपका सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था उसका ही क्वेश्चन है। Two friends Meera and Sindhu were discussing the exchange rate systems. Now under this system the exchange rates are determined by market forces or demand and supply, that means ये flexible है. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range. तो competent authority कौन सी है? इसमें competent authority आ गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक्सचेंज रेट को एक स्पेसिफिक रेंज में रखना चाहता है। The above mentioned system was given by Sindhu. Identify the type of exchange rate system
वॉज शी टॉकिंग अबाउट? तो आंसर क्या होगा इसका? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटर्मिन्ड बाय गवर्नमेंट। नो, ये गलत है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट नहीं डिटर्मिन करता, ये मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन करते हैं। इसको फ्लेक्सिबल को मार्केट फोर्सेज डिटर्मिन करते हैं, बट फिक्स्ड को गवर्नमेंट डिटर्मिन करता है। तो ये हमारा असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन इज मैनेज फ्लोटिंग इज एन अटेम्प्ट टू कीप द एक्सचेंज रेट एट अ डिजायर्ड लिमिट। अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही बात है ये। तो हमारा असर्शन क्या है? फॉल्स है, और रीजन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डीवैल्यूएशन द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले नो रोल व्हाटसोएवर। बिल्कुल सही बात है। डीवैल्यूएशन डेलिबरेटली किया जाता है, गवर्नमेंट खुद ब खुद करती है, तो उसमें मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल प्ले नहीं होता। रीजन देखते हैं, डीवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो डीवैल्यूएशन जो है वो एक्सेस डिमांड क्रिएट करेगी फॉरेन करेंसी की, ये गलत है। एक्सेस डिमांड नहीं करेगी, एक्सेस सप्लाई करेगी। अगर आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझना है तो मैंने वीडियो में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको पॉइंट इजीली समझ लग जाएगा। तो इस केस में आपका जो रीजन है वो गलत है, असर्शन सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू करेंसी एप्रिसिएशन। अगर मान लो सपोज फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, इससे करेंसी का क्या होगा? एप्रिसिएशन होगा। हम इसको अगर मान लो सपोज इससे बना के देखिए, आपको ग्राफ्स, अगर कई बार क्या होता है ना, जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है बहुत कंफ्यूज कर देता है, तो इट इज बेटर फॉर यू कि आप ग्राफ बना के देख लीजिए। तो ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। अब क्या कह रहे हैं वो? डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, दैट मीन डिमांड क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। पहले ये रेट था, अब क्या आ गया? ये रेट आ गया। लीड्स टू करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या? बिल्कुल सही है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या कर रही है? एप्रिशिएट कर रही है। पहले मान लो सपोज $1 कितने का था? 60 का था। अब $1 कितने का मिलेगा? 50 रुपए का मिलेगा। देन रीजन देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड कॉज अ फॉल इन एक्सचेंज रेट। ये भी बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, और रीजन भी इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंड्यूसेस एफडीआई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन करेंसी अगर एप्रिशिएट करके, अब ध्यान से सुनना, ये है $1, ये हो गया पहले 60 था, अब हो गया ये ₹70। इसका मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट की। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करी है तो फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली बात है क्या करेगी? एप्रिशिएट करेगी। तो ये हमारी कंट्री में एफडीआई लेके आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएगी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इन्वेस्टर सोचेगा पहले $1 के बदले 60 मिल रहे थे, अब $1 के बदले 70 मिलेंगे, तो क्यों ना इंडिया में जाके इन्वेस्ट किया जाए। और रीजन देखते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंप्लाइज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये भी बात बिल्कुल सही है, अब ये भी बता दी। क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? नो, अपने आप में दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।